नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे पहले तो आप सबको महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल रामनवमी है और परंपरा और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम जी के पवित्र जन्मदिन है कल। तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप सबको भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप सब पर मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि 15 से 20 मिनट तक आपके साथ रहूंगा। कृपया अंत तक बने रहिए और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि इस पर उन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श और निष्कर्ष निकाली और बताई जाती है जिस पर कहीं और या तो बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती या उसको दिखाने की इजाजत नहीं दी जाती। यह आपका अपना चैनल है और इस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। यहाँ हम जनभावनाओं के दबाव पर काम करते हैं और आपका आशीर्वाद ही मेरा परतोषक है। आपका एक लाइक और एक पसंद ही मेरा मेहनताना है। तो कृपया मेरा मेहनताना मुझे दीजिए और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। एक बार पुनः आपको शत प्रणाम। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज दिन भर समाचार चैनलों पर तो पाकिस्तान का इमरान खान कब जाएगा, कैसे जाएगा और कैसे जाएगा पर चर्चा है। लेकिन मैं तो कहता हूं ना कि जो कहीं नहीं है वो यहाँ है। इसलिए मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मित्रों, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर हम संसदीय परंपरा को मानने वाले लोग संसद के क्रियाकलाप से दुखी हो जाए, उसके होने न होने से ही हम परेशान हो जाए, उसके होने से ना तो कोई खुशी हो ना होने का कोई गम हो, मतलब वो अगर अर्थहीन हो जाए तो क्या करें। इन्हीं परिकल्पनाओं पर, इन्हीं सब विषयों पर एक गंभीर चर्चा लोक संसद के माध्यम से दिल्ली का जाना माना पूर्वांचली नाम पंडित रविशंकर तिवारी, जो पत्रकारिता के पुरोधा है और सामाजिक सरोकार पर उनका कलम, सामाजिक सरोकार पर उनका आयोजन और समाज में समाज को दिशा निर्देश देने की जो उनका संकल्प है, वो हर दम ऐसा लगता है जैसे वो जुनून में हो इस बात को कि समाज को कैसे एक नई दिशा दी जाए। पिछले कई महीनों से, मैं समझ रहा हूं कि शायद सालों से, वो इस विषय पर सतत प्रयासरत है कि लोक संसद जैसी कोई संस्था हो जो लोक द्वारा चुने गए सांसदों को दिशा निर्देश दे सके, समाज को आईना दिखा सके, समाज को बता सके कि संसद की परिकल्पना जो हमारे विद्वान न्यायाधीशों ने और संविधानविदों ने, जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान में परिकल्पना किया था, अगर वो परिलक्षित नहीं हो पाता है तो फिर क्या किया जाए। इसी की आहुति के एक अगला कदम एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में कल हुआ। वैसे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली और देश के विभिन्न जगहों पर समाज के द्वारा आहूत किए गए कार्यक्रमों में मैं जाता रहता हूं। कहीं बुलाने पर जाता हूं, कहीं बिन बुलाए जानकारी पर भी जाता हूं। अगर मुझे लगता है कि अपने समाज का कोई बेहतरी के लिए कोई काम हो रहा है, वहां से कुछ दिशा निर्देश मिलने वाला हो या वहां से कुछ हम मार्गदर्शन लेने लायक हो या लेने पर कोई हमको फायदा होगा, समाज को कुछ दिशा मिलेगी, तो हम बिन बुलाए भी जाते हैं। मतलब कार्यक्रमों में आना जाना लगा रहता है। 365 दिन में अगर दिल्ली में कोई न कोई कार्यक्रम है तो हम कहीं ना कहीं हैं। लेकिन पहली बार मैं रविशंकर तिवारी जी के द्वारा बुलाई गई जनसभा और सभा को जो देखा, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो मंच पर मंचासीन है वो ज्यादा विद्वान है या जो दर्शक दीघा में आसीन है वो ज्यादा समझदार है। पहली बार जो विद्वता का जमवाड़ा हम एक जगह, एक छत के नीचे एक साथ देखे, उससे मैं बड़ा लाइट हूं और मैं खुद शुक्रगुजार हूं श्रीमान रविशंकर तिवारी जी, उनकी पूरी टीम को
और मैं बल्कि कृतज्ञ हूं कि रविशंकर तिवारी ने ऐसे पावन पवित्र पुनीत और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में मुझ जैसे साधारण आदमी को आमंत्रित किया, आने का आदेश किया। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उनके आदेश का पालन करने पर मतलब अपनी सौभाग्यता दी और जग गया। आमतौर पर होता क्या है कि कई जगह बुलाने पर भी आदमी समय अभाव में नहीं जा पाता है, या हु डिजर्व मोर वाले नीति के तहत कि कहाँ ज्यादा जरूरी है वाला पर कहीं बहुत बढ़िया कार्यक्रम छूट जाता है। कई बार होता है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये ज्यादा बढ़िया कार्यक्रम होगा, लेकिन वहां से जो छूट जाता है वो ज्यादा बढ़िया कार्यक्रम होता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम था जिसको मैं अटेंड किया तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। इसलिए नहीं कि उस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र राष्ट्रगान के साथ केरल के विद्वान राज्यपाल, वैसे राज्यपाल तो विद्वता के खान होते हैं और अब तक राज्यपालों की जो बेहतरीन फौज हमारे देश में है उनमें एक से बढ़ के एक विद्वान लोग हुए हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान के विद्वता, संविधान पर उनकी पकड़, मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते समाज को एक दिशा निर्देश देने की जो परिकल्पना और संकल्प उनमें है, मैं नहीं जानता कि कोई ऐसे बिरले लोग होंगे। वाहिद इंसान है आरिफ मोहम्मद खान, न सिर्फ केरल के राज्यपाल हैं बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो एक समाज के एम्बेसडर है और जो दिशा निर्देश उनके तरफ से आता है, जो वो बताते हैं, वो मैं ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत वर्षा हो रही है और आप जितना ज्यादा ग्रहण कर सके। संस्कृत का श्लोक करते हुए वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई शंकराचार्य बोल रहा हो, कोई संस्कृताचार्य बोल रहा हो, कोई प्रकांड संस्कृत का विद्वान बोल रहा हो। उर्दू में उनका कोई हाथ पकड़ने की साहस ही नहीं कर सकता। इस्लामिक स्कॉलरशिप में मैं नहीं समझता कि उनका कोई दूसरा विकल्प या उनका कोई दूसरा स्वरूप भी हो सकता है। कोई और आदमी ऐसा हो सकता है जो आरिफ मोहम्मद खान को टक्कर दे सके कि विद्वता में मैं आपके मुकाबले खड़ा होने की साहस कर पा रहा हूं। तो ऐसे विद्वान इंसान का संस्कृत में संबोधन, स्लोगन और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रेम और राष्ट्रवादियों को उनकी तरफ से मिला हुआ संदेश से जो शुभारंभ हुआ वो समापन तक ऐसा नहीं लगा कि वो बेहतर थे, ये बेहतर या ये बेहतर। मतलब नंबर 1 तो किसी को देने की मैं गुस्ताखी कर ही नहीं सकता कि मैं किसी को नंबर 1 दूं। वक्ताओं की जो फौज वहां पर अपनी अपनी वक्तव्य दी। सबसे बड़ा बात था कि वो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ लोग उसमें बोल रहे थे। उसमें पर्यावरणविद बोल रहे थे, उसमें शिक्षाविद बोल रहे थे, श्री गुप्तेश्वर पांडे जैसा पुलिस अधिकारी जो कि राजनीति में भी अपना दखल रखता है और सांस्कृतिक और संस्कृत में आजकल जो प्रभु लीला की वर्णन वो प्रवचनों के माध्यम से कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई शंकराचार्य बोल रहा हो, कोई संस्कृत का प्रकांड विद्वान बोल रहा हो, कोई बहुत बेहतरीन रामायण का बात कर रहा हो। गुप्तेश्वर पांडे को उस रूप में देखने के बाद तो लोगों को भरोसा नहीं होता कि ये क्या वही कड़क प्रशासक पुलिस अफसर है जिसने बिहार जैसे विषम स्थिति उत्पन्न कर दी गई राज्य के शासन व्यवस्था को निरंतर रखने की काबिलियत सलाहियत रखता हो और ऐसा अपने आप को प्रूव किया हो। गुप्तेश्वर पांडे जी का वक्तव्य सुना। सब्जेक्ट आलबेक साजिद या कल्बे साजिद नाम है वो, जो लखनऊ के मुस्लिम स्कॉलर हैं जिनकी धर्मनिरपेक्षता और उनकी जो देश के प्रति उनका जो समर्पण और खास तौर से मुसलमान होते हुए जो मुसलमानों को बेहतरी की तरफ ले जाने का जो उनका नीति है, मतलब इन सब लोगों की कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर चर्चा करनी है और मैं उन लोगों को थोड़ा कहे हुए वक्तव्य पर अपनी बात रख रहा हूं। जैसे एक पर्यावरणविद बोल रहे थे, उन लोगों के सार को कह रहा हूं जिससे ये लोग संसद की सार्थकता को कितना बल मिलता है, उसकी उपयोगिता का महत्व आप समझेंगे कि इस तरह के बेहतरीन लोग अगर हमारे संसद में जाएं और बिना पार्टी निंदन के, मतलब बियॉन्ड द पार्टी लाइन, अगर वो संसद में इस तरह के वक्तव्य रखेंगे तो देश को क्या लाभ होगा, देश को कितना बेहतरीन ज्ञान और दिशा निर्देश मिलेगा, आपको इस विषय पर बताता है। शिक्षाविद ने अपना शिक्षा पर बात किया। मैं पहले पर्यावरण वाले इंसान के विषय में बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, लोकतंत्र में लोक आस्था, लोक मान्यता और लोक मन की चलती है और सरकार से आप मांगते हैं कि मुझे सड़क दीजिए, सरकार ने बेहतरीन सड़क दिया।
कहीं दो राय नहीं है कि 75 वर्ष में हम बहुत बढ़िया सड़कों का जाल देश भर में बिछा दिए हैं। वर्तमान सरकार के नेतृत्व में जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उनका तो कहना ही है कि जो सड़कों का जाल बिछाने में कि जो महारत हासिल है उनको, उसका कोई विकल्प नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है किसी से। जो उच्च गुणवत्ता वाली सड़क, विषम से विषम परिस्थितियों में भी सड़क का जो उत्तम निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है, वो उनके कार्य कुशलता को दर्शाता है। तो सड़क मांग लिया आपने, अस्पताल मांगा, देश में एम्स बने हैं, सफदरजंग बना है, राम मनोहर लोहिया बना है, बत्रा बना है, मेदांता बना है। आपने विद्यालय मांगा, प्राइमरी स्कूल से लेकर के लचर स्कूलिंग से लेकर के बेहतरीन स्कूल तक हमको मिला। आपने टेलीविजन चैनल मांगा, आपने इंटरनेट मांगा, आप जो आप मांगते कि आपको मिला। फिर आप ये क्यों रोना रो रहे हैं कि प्राकृतिक असंतुलन हुई? आपने अपने सरकार से प्रकृति के विषय में तो कुछ मांगा ही नहीं। नदियों का संरक्षण आपने मांगा ही नहीं, पहाड़ों का संरक्षण आपने मांगा ही नहीं, पर्यावरण को शुद्ध करने के विषय में आपने मांगा ही नहीं, पेड़ लगाने की बात आपने मांगा ही नहीं, जल शोधन करने की बात आपने मांगा ही नहीं। कहां मांगा? तो उन्होंने कहा कि आपको मांगने तो आना चाहिए। और मैं एक अपने तरफ से जोड़ा हूं, उतने विद्वान आदमी मैंने इतने हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, मैं कर रहा हूं। मतलब क्या लोकतंत्र उस बंदर के हाथ में उसरे जैसा है जिसके हाथ में एक उसरा लग गया है और वो अपने आप को काट रहा है बजाय बढ़िया का सेविंग करने का? आकर कोई पारखी आदमी के हाथ में, समझदार के हाथ में उसरा आएगा तो वो जैसे मैं सेव करके अपना अनवांटेड बालों को चेहरे से हटा करके चमक ला देगा। और अगर मैं अनाड़ी होऊंगा तो चेहरा काट लूंगा, खून कर मतलब पूरे नौजवान कर लूंगा अपने आप को। तो क्या हमारा लोकतंत्र, माफी चाहूंगा मैं बड़ा विनम्रता से सभी देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं कि क्या हम बंदर के हाथ में उसरा पा जाने जैसी भूल कर रहे हैं क्या? कि हमको पता ही नहीं कि हमें मांगना क्या चाहिए अपने सरकार से? उस पर्यावरण की बात सुन करके तो हमें लगा कि शायद हमको मांगने नहीं आया, क्योंकि वो ठीक करे कि हमने सड़क मांगा, अस्पताल मांगा, बढ़िया व्यवस्था मांगा, हमको दिया गया। हमने तो पर्यावरण को मांगा ही नहीं, हमने समाज में भाईचारा मांगा ही नहीं, हमने समाज को सामान्य उन्नति के विषय में मांगा ही नहीं। हमने तो मांगा कि भाई हमको आरक्षण दे दीजिए, आरक्षण दे दिया। हमको जरा जनरल क्लास है उनको भी आरक्षण दीजिए, उनको भी दे दिया। तो हमको मांगने तो आना चाहिए। और हम राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र हित, पर्यावरण हित और पर्यावरण संतुलन की चीज की मांग की कहा? आप समझिए कि अगर वो आदमी संसद में होता और उस आदमी को संसद में बोलने का मौका मिलता तो वो ये संसद को बताता ना कि संसद में क्या मांगा जाना चाहिए। इसीलिए लोक संसद की सार्थकता को आज बल मिलता है और लगा जाता है कि शायद जो लोकसभा है उसमें से ज्यादा बढ़िया लोक संसद की निर्माण हो और लोक संसद की बातों को मानी जाए। अब मतलब थोड़ी बात करूंगा, नहीं तो 20 मिनट में मैं आपको कहां कहूंगा। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जो परिचर्चा हुई, जो उसमें से चीज निकल के आए, उसकी वर्णन 20 मिनट में कैसे किया जा सकता है? लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरे दही में से क्रीम निकाल करके आपके सामने रखूं। बाकी का आप समझदार आदमी है, थोड़े कहना ज्यादा समझना। मित्रों, एक शिक्षाविद अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर हर जगह चर्चा होती है। हालांकि शिक्षाविद पर मनीष सिसोदिया भी अपना पीठ थपथपा रहे थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं। और मनीष सिसोदिया के नेता अरविंद केजरीवाल जो देश दुनिया में अपनी प्रचार करता रहता है, वो बेहतरीन मुफ्तखोरी के साथ साथ दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा करता है कि मैंने स्कूल किस तरह बढ़िया कर दे, तो खुद का पीठ थपथपाता। मैं उसकी बात को नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो वहां बातें निकल के आई। वह बात निकल के आई कि किसी ने कहा कि भाई आप इतने ज्यादा इंजीनियर्स प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारे देश में बाढ़ आ गई है इंजीनियरों की, इतने ज्यादा इंजीनियर, हाँ चलो भाई नमस्कार, इतने ज्यादा इंजीनियर हम दे रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को कम से कम बेहतर बना करके दी जाए। तो उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का शब्द है कि मैं एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के कार्यक्रम में बुलाया गया था, तो इस तरह का एक प्रश्न उठा। एक इंटर कॉलेज के एक अध्यापक ने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज के कि भाई आप बढ़िया इंजीनियर प्रोडक्ट करने के विषय में तो सोचे कि जो शिक्षित है क्या वो उस लेवल की शिक्षित है, क्या उसने उस लेवल का शिक्षा पाया हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि MA BA करने के बाद भी आदमी बेरोजगार है। तो क्यों है?
सिर्फ नकल करके पास करना ही समस्या नहीं है, नकल करके गुणवत्ता से नकल न करने की अक्षमता भी कर रहे। तो उन्होंने बोला कि ये तो बात ठीक है कि मैं इंजीनियर बढ़िया दूं, कम से कम आप इंटर पास करके जो इंजीनियरिंग में दाखिला के लिए पहुंचा रहे हैं उस स्तर पर हो कि वो ग्रेजुएशन के योग्य, एलिजिबल टू एज ए ग्रेजुएशन हो वो आदमी। एक कम शब्दों में बहुत बड़े चैलेंज की तरफ मनीष सिसोदिया ने इशारा किया। और एक और शिक्षाविद थी सीमा सिंह, उन्होंने इस बात पर जोर दे करके कहा कि हमारे स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों में प्रोडक्ट के तरह से डिग्री बेची जा रही है। मतलब बेचने का मतलब ये नहीं कि जो लड़के पढ़ लिख करके मेहनत करके काबिलियत पर पास करके आ रहे हैं वो डिग्री खरीद कर, नहीं। उनका कहने का मतलब है कि शिक्षा का जो हमारा माध्यम है, शिक्षा का जो हमारा जरिया है, क्या हम उस माध्यम से शिक्षित हो रहे हैं या पढ़े लिखे हो रहे हैं। बहुत पढ़े, उसमें मैं अपना एक शब्द जोड़ रहा हूं, उन लोगों ने नहीं कहा, मेरा अपना मानना है कि हमारी शिक्षा पद्धति क्या है। अब मेरा बेटा ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, बहुत अच्छा सैलरी पर है, बहुत ईश्वर की कृपा है, आप सबों का आशीर्वाद है, ठीक ठाक पैकेज में इंजीनियर है। उसने पढ़ा 2 और 2 4, मैंने पढ़ा 2 और 2 4, मेरे पूज्य पिताजी ने भी पढ़ा, उनका भाषा 2 और 2 4, उनके पिताजी ने पढ़ा 2 और 2 4। मुझे पता नहीं कि हमारे परदादा ने पढ़ाई की थी कि नहीं की थी, लेकिन मैं जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर वो पढ़े होंगे तो गिनती 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, क ख ग घ ङ, अगर अंग्रेजी पढ़े होंगे तो ABCDE। लेकिन क्या हमारे दिमाग में अपने अपने विद्यार्थियों को ये सोचने की शक्ति दी है कि वो ये कहें कि 2 और 2 4 क्यों, 3 क्यों नहीं और 5 क्यों नहीं? क्या हमने ऐसा सोचने की ऐसा क्षमता दिया उसको? चंद्रमा भाई कह रहे कि जी MP में पत्रकारों के साथ हुआ है, बहुत गलत हुआ। उस पर अभी चर्चा करेंगे चंद्रमा भाई, अभी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं अभी आज राजनीति पर बात नहीं करना चाहता, आज चाहता हूं किसी राष्ट्र पर बात हो, संसद के बाहर के संसद की परिकल्पना पर बात हो। चंद्रमा भाई राजनीति पर तो मैं रोज बोलता हूं, आप तो अपना आशीर्वाद और स्नेह मुझे देते ही रहते हैं। आज कृपया मुझे राजनीति से अलग रहने दीजिए, आज जरूरी मुद्दे पर बोलने दीजिए, आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। तो क्या ये मेरा प्रश्न है कि क्या हमने अपने किसी भी विद्यार्थी को ये सोचने की शक्ति देने दिया कि भाई 2 और 2 4 क्यों, 5 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? क्या हमने उसे प्रति प्रश्न पूछने की इजाजत दी? नहीं दी। तो फिर हम लकीर के फकीर बन रहे, क्लर्क बन रहे हैं, हम विद्वान बन कहां रहे हैं? मित्रों, आज का जो युग है, अभी जो अब वाली युग है, ये कंप्यूटर युग वाली, मोबाइल युग वाली, उस युग में क्या हुआ है आप अपने पर फर्क जान लीजिए। मैं स्वयं अपना राकेश सिंह परमार अपनी बात करता हूं। मैं जब शुरू में आया 90 में, एक कंपनी में मैनेजर था। उस वक्त मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था, और हम लोगों के पास टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी और अपना एक निजी डायरी होता था जिसमें अपने अपने लोगों का नंबर हम लोग लिखते थे ABCD के हिसाब से। ऐसे अशोक, अंजनी, B से बबलू, मतलब जो ABCD के हिसाब से नंबर लिखे होते थे। और चूंकि मैं मैनेजर होने के नाते अपने किसी को फोन करना, किसी को जो काम के लिए होता था, मैंने एक बात जरूर देखता था कि मुझे जो रूटीन के नंबर होते थे ना, वो मुझे याद रहता था, मुझे डायरी में देखने की जरूरत नहीं थी। मैं अपना खटाखट नंबर मिलाया और नंबर मिलाता गया, बात करता गया। बल्कि हमारे एक मित्र थे, वो हमारे अकाउंट्स मैनेजर थे, बोलते थे परमार जी यार आपको तो अकाउंट में होना चाहिए, आपको तो लाख करोड़ जोड़ने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको तो धड़ाधड़ याद होगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिमाग में रखना होता था, मुझसे रोज बात करनी होती थी, तो मैं बात करता था और मुझे नंबर याद था। आप परिकल्पना करें कि आज का जो बच्चा जो मोबाइल युग में है, उसको एक और एक याद है, वो कैलकुलेटर पर भरोसा कर रहा है। वो मोबाइल में फट से कैलकुलेटर निकालता है और जोड़ लेता है कि 1 1 अच्छा 2 होता है। उसको स्वयं पर भरोसा नहीं है कि 1 1 जोड़ने पर 2 ही होता है। उसका ज्ञान मुझसे ज्यादा हो सकता है, कंप्यूटर चलाने की सलाहियत उसकी मुझसे 1000 गुना ज्यादा हो सकती है। मुझे अपने मोबाइल में वो सारे फंक्शन नहीं आते जो उतना मेरा बेटा जानता है, या वो जो मेरा भतीजा है जो अभी 3-4 साल का लड़का है, उस उम्र में तो हमने मोबाइल देखा नहीं था क्योंकि था नहीं। लेकिन हमने उसके सोचने की शक्ति को तो खत्म कर ही दिया है। क्या आपको
कबड्डी, चीका, वॉलीबॉल, फुटबॉल गांव में खेलते हुए बच्चे दिखे हैं? मैं अभी लास्ट टाइम अपने पिताजी के दुखद देहांत पर मैं अपने गांव गया था और ये 13 जनवरी का उनका देहांत था और उस वक्त ये बगीचे में फल आने का टाइम होता है, ये उसके बाद मतलब फल आता है ये फागुन उगुन में। तो मैंने देखा कि बगीचा सूना पड़ा है, बड़ी गंदगी, घास भरी पड़ी है। तो मुझे अपना बचपना याद आ गया क्योंकि हम उसी बगीचे में क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, चीका और कबड्डी खेलते थे। चीका तो लोगों को, मेरे ख्याल से मेरे बेटे को पता नहीं होगा चीका और बाड़ी होता क्या है। मतलब ये भोजपुरी खेल है, मुझे नहीं लग रहा मेरे हिंदी वाले लोग, लेकिन ये राजू को तो पता होगा चीका बाड़ी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजू चीका नहीं खेला होगा। जो उसकी उम्र है, मेरे घर का लड़का है राजू, और तुमने चीका खेला तो हाँ लिखो, नहीं तो पूछो। चीका, कबड्डी, बाड़ी, ये क्या किसी बच्चे को पता है? वो इंडोर गेम, कंप्यूटर गेम खेलता है, वीडियो गेम खेलता है, वीडियो पर पजल बनाना खेलता है, लेकिन वो खेलता है क्या? नहीं खेल पाता है। तो क्या हमने अपने बच्चों की सोचने की शक्ति को छीड़ नहीं किया है? हम उसको चलता फिरता रोबोट नहीं बना दिए हैं कि जितना कमांड देंगे वो करेगा? आज का रोबोट अमेरिका में बैठे हुए अफगानिस्तान पर बम गिरा दे रहा है, रूस में बैठे हुए यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, अफगानिस्तान में बमबारी करने के लिए अमेरिका से कमान डाला जा रहा है। रूस मतलब हमारा जो रोबोट है वो हर चीज में काबिलियत हासिल कर रहा है और एक से एक ऐसा काम कर रहा है जो मानव के लिए असंभव सा है, लेकिन उसको कमांड दी जाती है, वो सेल्फ कमांड नहीं हो सकता। तो क्या हम सब लोग कमांड और गॉड चल रहे हैं? स्वयं की शक्ति खत्म हो रही है? क्या इस विषय पर किसी ने सोचा है? और क्या ये उचित नहीं है सोचना? लोक संसद में ये भी एक परिकल्पना थी कि इस विषय पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। मित्रों, लोग खेले हैं, अच्छा खेलो चलो, मतलब अभी तुम बहुत ज्यादा गांव से कटे नहीं हो, शुक्र है। मित्रों, लोक संसद की जो और सबसे गूढ़ बात थी, उन सब विषयों पर चर्चा करने के पहले, चूंकि 20 मिनट से करीब ज्यादा हो गया है और इससे ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं। लोग कहते हैं कि सुनने में मुझे समय लगता है, 1 GB डाटा आपका सुनने में खत्म हो जाता है और जब तक आप वंदे मातरम नहीं बोलते तब तक बंद नहीं करते। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं समय आपका कम लूंगा। मित्रों, जो मेरा एक दर्द है, मैं चाहता हूं 2 मिनट में आपके सामने करूं। लोक संसद की परिकल्पना पर तो जो कहा है, वो जितने विद्वान लोग बोल रहे थे उससे ज्यादा विद्वान लोग सुन रहे थे। दर्शक दीघा में जो जमात और जो विद्वता का खान था उसका कोई तुलना नहीं है। तो मैं उस पर उससे थोड़ी देर हटा करके मैं अपनी बात रखता हूं, क्योंकि वो इतने बड़े लोगों के विषय में मैं अपनी बात रखने के योग्य नहीं हूं, इसलिए उसको वहीं छोड़ के मैं अपनी बात करता हूं। उसको वहां छोड़ने से पहले उसके आयोजनकर्ता पंडित रविशंकर तिवारी की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए कम है, और मैं उनका एहसानमंद हूं कि उन्होंने बुला करके उतने बड़े मंच पर, उतने बड़े कार्यक्रम सभागार में मुझे बैठने की इजाजत दी। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वीडियो बंद करने से पहले 2 मिनट मेरी बात। मित्रों, लोक संसद की एक परिकल्पना ये भी होनी चाहिए कि हम जिनको लोकसभा में भेजते हैं चुन करके, क्या वो लोकसभा में हमारी बात रखते हैं? क्या वो मेरे लिए लोकसभा में जाते हैं? निसंदेह नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। अब आप पूछेंगे कि क्यों नहीं जाते? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। चूंकि मैं बलिया का रहने वाला हूं, मैं अपने सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त नाम रख रहा हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है, एग्जाम्पल के लिए। सबसे पहले कि वीरेंद्र सिंह मस्त को हमने नहीं चुना। अब आपको लगे यार ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमने नहीं चुना, क्योंकि वीरेंद्र सिंह मस्त चुनने का ऑप्शन मेरे पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सिंह मस्त को बोला था कि आप इन्हीं को चुनिए, यही मेरे उम्मीदवार है। अब मेरे पास मजबूरी है कि अगर मैं भाजपा हूं तो मस्त को चुनूंगा। अगर मस्त के जगह राजू को टिकट मिला होता तो राजू चुना जाता, राकेश को टिकट मिलता राकेश चुना जाता। उसके पहले आदरणीय भरत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते तो भरत सिंह जी चुन के आए गए थे। कांग्रेस ने एक अलग कैंडिडेट दिया था, समाजवादी पार्टी ने एक अलग कैंडिडेट दिया था, मतलब पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया।
मतलब वीरेंद्र सिंह मस्त मेरे कैंडिडेट नहीं थे, बलिया के कैंडिडेट नहीं थे। वीरेंद्र सिंह मस्त भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर चल रही थी, इसलिए वीरेंद्र सिंह मस्त जीत करके आए। अब सवाल है कि वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया से जीत गया है, तो बलिया से वो लोकसभा में पहुंचे तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में से बलिया के उम्मीदवार के रूप में तो पहुंचे नहीं। वो कह सकते हैं कि आपने वीरेंद्र मस्त के सामने वाला बटन कहां दबाया, आपने कमल का फूल का बटन दबाया हुआ है और फूल पर भूल से मैं जीत गया हूं। मित्रों, यही होता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र कहां है। लोकतंत्र नहीं है, दल तंत्र है। क्योंकि वीरेंद्र मस्त जब लोकसभा में चुनाव जीत के आए हैं तो वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में काम करेंगे। वो भाजपा के नीतियों के तहत बने हुए हैं। मतलब उनको बलिया के विकास से मतलब नहीं है। बलिया का विकास की बात करेंगे, बलिया का काम करेंगे, बलिया के लिए चर्चा करेंगे, बलिया के लिए योजनाएं बढ़िया बढ़िया ले जाकर के लगाएंगे। वो उनकी अपना मानता है। भारतीय जनता पार्टी जो लोक लुभावन काम करती है उसको वो और जमीन तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर सीधा सीधा संपर्क जाना जाए तो उन पर बलिया के जनता का भी असर नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी का भी असर करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में उनको कह दे कि आपको बलिया के विनाश के पक्ष में वोट देना है, नहीं तो व्हिप के तहत आपकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी, तो वो उनको मजबूरी में अपने ही विनाश के लिए मतदान देना पड़ेगा, क्योंकि व्हिप उन पर असर कर रहा है। तो ये लोकतंत्र सीधा सीधा हुआ कहां, दल तंत्र हुआ। हमको तो लोकतंत्र का लालीपाप दिया गया है। इस विषय पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि लोकसभा लोक का सभा है कि राजनीतिक दल का सभा है। इस महीन फर्क को आप समझ जाएंगे तो लोकतंत्र को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम लिया। वीरेंद्र सिंह मस्त एक बढ़िया इंसान है, भारतीय जनता पार्टी के बढ़िया उम्मीदवार हैं। 90 से संसद में लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके पहले भदोही से सांसद हुआ करते थे। बलिया का बेटा है, मेरे अपने विधानसभा बैरिया के रहने वाले हैं। मेरे गांव के बगल में उनका गांव है, मेरा गांव शोभा छपरा, उनका डोकटी है। मेरे और उनके गांव के बीच में खेती है हम दोनों लोगों की, तो मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस के हुए। मैं उनका उदाहरण इसलिए दिया कि आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। तो लोक संसद की सार्थकता और ज्यादा बल मिलेगा अगर लोक संसद इन सब विषयों पर चर्चा करेगा कि लोकतंत्र कहां तक मजबूत होगा और किस हद तक मजबूत होगा और किन वजहों से मजबूत होगा। मेरा मानना है, उसमें मेरा अपना शब्द है कि अगर लोक सभा में लोक हितों की चर्चा ना हो तब तक लोकसभा मजबूत नहीं होगा और लोकसभा में होने का कोई मतलब नहीं होगा। और लोक हित तब होगा जब उस पर पार्टी हित को वरीयता नहीं दी जाएगी। मतलब वीरेंद्र सिंह मस्त को आप भाजपा के सिंबल बना चुने, बलिया के लोगों को कहे कि वो किसको चुन रहा है। मतलब सिंबल विहीन अगर मतदान की व्यवस्था हो, मतलब बलिया के लोग चुन करके भेजें एक आदमी को कि मैंने वीरेंद्र सिंह मस्त को संसद में भेजा है, मेरा बात रखेगा, तो वीरेंद्र सिंह मस्त ये कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दलीय हो। मैं निर्दलीय व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि बलिया का लोग कहे कि हे भारतीय जनता पार्टी, तुम वीरेंद्र सिंह मस्त को टिकट दो, मैं उनको अपना उम्मीदवार बनाना चाहता हूं। और तब भाजपा वीरेंद्र मस्त को टिकट दे और वो भाजपा के प्रतिनिधित्व में जाए, क्योंकि दलीय व्यवस्था में दल के बहुमत के आधार पर सरकार बनती है। मेरे करने से पूरी दलीय व्यवस्था चरमरा जाएगी, वो उचित नहीं रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता के बीच से उम्मीदवार निकल के आए और वही उम्मीदवार लोकसभा में जाए, तब जाकर के लोकहित की बात करेगा। लेकिन होता क्या है कि ऊपर से भेजा जाता है। भाजपा अपना कैंडिडेट भेजती है कि मैंने वीरेंद्र सिंह मस्त को भेजा है, समाजवादी कहती है कि मैंने सनातन पांडे को भेज दिया है, कांग्रेस कहती है कि मैंने राय को भेज दिया है, बहुजन समाज पार्टी कहती है कि मैंने फलाना को भेज दिया है, आप इनको चुन करके भेजें। इस विषय पर थोड़ी बहुत विचार नहीं, पूरी की पूरी चर्चा होनी चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं क्या वो उचित है और मेरी परिकल्पना क्या सही है। और अगर मेरी परिकल्पना पर आप सबों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मुझे लगेगा कि मैं शायद उस लोक संसद में जा करके कुछ सीखा, या ये मैं समझूंगा कि मैं भी एक छोटा मोटा उपयुक्त उम्मीदवार था लोक संसद में दर्शक में बैठने का। अगर नहीं होगा तो शायद मैं एक सीट को ऑक्युपाई किया जिस पर एक विद्वान बैठ सकता था। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में उस
सभागार को विद्वानों से भर देने के लिए पंडित रमाशंकर तिवारी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।